अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग द सलीम बुखारी शो। दिस इज़ मी फ़ैज़ा रियाज। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में और सबसे पहले हम इरानियन प्रेसिडेंट को ट्रिब्यूट पेश करेंगे जो उनकी शहादत हुई है। उसके बाद ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पाकिस्तानी कौम के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और तमाम जो कि आलम इस्लाम के लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी जब ये शेयर की गई है। फ़िलहाल तो यही बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया जिसकी वजह से वो तमाम अफराद 8 अफराद जो कि इसमें सवार थे वो कोई भी जो है वो बच नहीं सका है और तमाम के तमाम जो है सब ने शहादत हासिल की है। बट मज़ीद फ़र्दर जब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो पता चलेगा कि आखिर ये क्या था, क्या वजूहात थी, क्यों हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। लेकिन हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी, तमाम जो लीडर्स हैं उनकी जानिब से भी इंतहाई अफसोस और दुख का इजहार किया गया है। हम भी अपने प्रोग्राम से उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे और आगे ईरानियन इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे कि आगे क्या प्रोसीजर होगा। फ़र्दर जो हतक इज़्ज़त का कानून पंजाब असम्बली में पेश किया गया है, अब वो तमाम चीज़ों पर लागू होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी। इस कानून में आखिर ऐसी क्या क्या शिकें मौजूद है जिसकी वजह से तमाम सहाफ़ती तंजीमें नाराज़ हो गई हैं मौजूदा हुकूमत से, इस पर बात करेंगे। और लास्ट में जो हुकूमत एक नई कानून साजी करने जा रही है, अभी तक तो हमें यही बताया जा रहा है कि IMF को ये सिफारिशा दे दी गई हैं और अवैस लगारी साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो सोलर पैनल के हवाले से एक नए मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग का जो है वो आगाज़ किया गया है कि ग्रॉस मीटर करेगा क्या और आप कितने में यूनिट हुकूमत बेचेंगे और कितने में आपको वापस मिलेगी। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। लेकिन बुखारी साहब, सबसे पहले इरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी साहब, आई स्टिल रिमेंबर लास्ट मंथ हम उनके यहाँ वेलकम के लिए प्रोग्राम्स कर रहे थे, आम तातील का ऐलान कर दिया गया था और अब ये अचानक हादसा। बहुत ही अफसोस, पूरी कौम की यही इस वक्त सूरत हाल है, अफसोस है, दुख है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मग़फ़िरत की दुआ भी कर रहे हैं उन तमाम अफराद के लिए जो प्रेसिडेंट रईसी के साथ जो शहीद हुए हैं इस हादसे में। देखिए, ये नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं है, ये मेरे ख़्याल से पूरी आलम इस्लाम का नुकसान है कि एक जुर्रतमंद लीडर, एक वाइज लीडर यानी जो है वो इस दुनिया से उठ गया है। एक ऐसा लीडर जिसने इस्लामिक कॉजेज़ के लिए हमेशा जो है वो आवाज़ बुलंद की, वो चाहे कुरान पाक की बेहुरमती का मामला हो तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने कुरान पाक हाथ में लहराया था, अगर आपको याद हो। और फिर उसके बाद गज़ा की जंग जिसमें तमाम मुस्लिम उम्मा, जिसको मैं कहता हूँ पता नहीं कहाँ गुम गई है वो खामोशी साधे हुए थे, चुप साधे हुए थे, क्रिमिनल चुप साधे हुए थे। वहाँ एक शख्स जो है वो बबांगे दोहल जो है वो उसमें फ़लस्तीनियों की मदद के लिए न सिर्फ ज़बानी बल्कि अमली तौर पर उस जंग में शामिल था। अगर आपको याद हो कि हौसियों के ज़रिए जो नाकाबंदी की गई उस समुद्री रास्ते की, जहाँ से इसराइल को सारी आमदोरफ्त और सारी रसद जो है वो पहुँचती है, और फिर उसके बाद जो हिजबुल्लाह और हमास जो दो क़ुव्वतें फ़लस्तीनियों की कॉजेज़ के लिए लड़ रही हैं, सबको पता है दुनिया में कि कौन उसको स्पॉन्सर करता था। तो गज़ा की जंग में ईरान के रोल को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। और फिर ये कि जैसा मैंने कहा कि चुप का रोज़ा जो रखा हुआ था उसमें एक शख्स ने जुर्रत की कि इजराइल के ऊपर हमला किया, और उनका वो जो आयरन डोम का जो एक बहुत बड़ा मिथ थी बनी हुई उसको तोड़ा। उसके मिज़ाइल जो हैं वो न सिर्फ इजराइल पहुँचे बल्कि उन्होंने जो हदफ तय किए हुए थे पहले से उन हदफ को निशाना भी बनाया। तो एक तो ये रास्ता खोल दिया ईरान ने कि इजराइल जो है वो अनवल्नरेबल नहीं है, वल्नरेबल है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान के भी वो बहुत एक बाएतमाद दोस्त थे। वो पिछले माह पाकिस्तान के दौरे पर आए थे जिसका आपने तज़किरा किया। इस दौरान जो है वो दोनों ममालिक के जो बाहमी ताल्लुकात हैं, जिसको हम बायलैटरल रिलेशंस कहते हैं, वो तो मजबूत हुए ही, लेकिन ट्रेड रिलेशंस जो इस वक्त पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको ये फ़ैसला हुआ कि $10 बिलियन तक इस ट्रेड को, टू वे ट्रेड को ले जाया जाएगा। पाक ईरान गैस और एक मामला जो पाक ईरान गैस लाइन का था जो ऑलमोस्ट दफन करवा दिया था अमेरिका ने, वो रिवाइव हुआ है। और अब पाकिस्तान की हुकूमत ने भी थोड़ी सी जुर्रत पकड़ी है और ये कहा है कि जनाब हम इसकी हर सूरत में तकमील जो है इस मंसूबे को तकमील तक पहुँचाएँगे, और अगर ये पहुँच जाता है तो पाकिस्तान के वो जो एनर्जी के क्राइसिस हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएंगे। इनको सबसे बड़ा जो इनका है अचीवमेंट अगर कहा जाए, जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इस्तेमाल, जी मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ, ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि UAE के साथ भी। यानी वो दो हरीफ ममालिक जिनकी बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता था
कि उनके साथ सफारती और बिरादराना ताल्लुकात कायम हो जाएंगे। सऊदी अरब और यूएई की लीडरशिप के साथ जिस तरीके से इन्होंने इंटरेक्ट किया, उसके नतीजे में इन दोनों ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात जो हैं सफारती और यानी बिरादराना ताल्लुकात जो हैं वो बहाल हो गए हैं। ये एक विजनरी लीडर ही कर सकता है। ये मतलब है, ये आम लीडरों के बस की बात नहीं होती। जब आप अपने हरीफों के साथ, जब आप अपने दुश्मनों के साथ बैठ के इंटरेक्ट करें और किसी मंतकी नतीजे यानी मुस्बत नतीजे तक पहुंच जाए, तो ये आपकी जो सफारती स्किल है ये उसका इम्तिहान होता है। और अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो कोई और इसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। कल उनका थोड़ा सा जनाजा भी अदा कर दिया जाएगा, थोड़ा सा जी, कल उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। वो उनका फ्यूनरल जो है, स्टेट फ्यूनरल, तो वो होगा तेहरान में, लेकिन उनकी तदफीन जो है वो मशहद में होगी, इसलिए कि वो पैदा भी मशहद में हुए थे और वहाँ जो है वो 8वें इमाम का चूँकि मज़ार भी है, इसलिए। अब थोड़ा सा जिक्र कर लें हम कि हमारी क़यादत ने कैसे रिएक्ट किया है। यकीनी तौर पर ये एक सदमा है। एक तो ये कि कौमी सोग का ऐलान किया गया, एक रोज़ा कौमी सोग होगा। सदर मुमलिक साहब ये कहते हैं कि आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया है और पाकिस्तान को एक अच्छा दोस्त खोने पर बहुत दुख है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि हम तो आखिरी लम्हे तक ये तवक्को कर रहे थे कि खुदा करे बुरी खबर ना आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं जी, उन्होंने भी चूँकि इंटरेक्ट किया था जब वो इस दौरे पर आए थे, उनके साथ बहुत करीबी, और ईरान के जो सफारत खाना है यहाँ, उनके साथ भी उनके बड़ा एक्शन जो है वो रहता है। उन्होंने ये कहा है कि इनकी शहादत पर दिली सदमा और रंज है, और ईरानी जो अवाम है उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। थोड़ा सा आलमी मंजरनामे पर भी नज़र डाल लें। आलमी रहनुमाओं में अमारात के सदर ने कहा है कि यूएई इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। दुबई के हुक्मरान मोहम्मद बिन राशिद का इजहार अफसोस। इराक का ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई से हमदर्दी और यकजहती का ऐलान भी हुआ है। यमन की हौज़ी सुप्रीम काउंसिल जो है, उसके सरबराह मोहम्मद अली हौज़ी साहब जो हैं, उन्होंने भी इस अजीम सानहे पर अफसरदगी का इजहार किया है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने भी ताज़ीती पैगाम भेजा है और कहा है कि भारत और ईरान के ताल्लुकात मजबूत बनाने में इब्राहिम रईसी का बड़ा जो है वो, तो मतलब है कि चाहे हम उसको नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या अपने भाई मुल्क ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये एक बहुत बड़ा सानहा है और इसका बहुत नुकसान होगा। उनकी ही सलाहियतों की वजह से, उनकी ही सफारती कोशिशों की वजह से मशरिक़ वस्ता जो एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल और जिसको कहते हैं कि आग के दहाने पर खड़ा हुआ था, उनके सऊदी अरब के साथ दोस्ती, उनकी यूएई के साथ दोस्ती और उनके किरदार की वजह से वो ख़ित्ता जो है वो अब कम वल्नरेबल रह गया। इजराइल का फितना तो उस इलाके में रहेगा ही, लेकिन जो बाहमी मुखासमत होती थी वो जो है वो दम तोड़ गई है और ये एक अच्छा ओमन है। बहुत अच्छा आपने बुखारी साहब इसको सारा एक्सप्लेन कर दिया और यही मकसद था कि हम उनको अपने प्रोग्राम के ज़रिए जो है ट्रिब्यूट पेश कर सकें। और वाकई हमने एक दरीना दोस्त जो है वो खो दी है। आगे 50 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इसको इस वजह से बनाया जा रहा है कि शायद ये किसी की शरारत हो सकती है। देखिए, मैं इसमें इजराइल का कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ ईरान की हुकूमत को, ईरान की लीडरशिप को, जिन्होंने किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया है और अभी तक उनका ऑफिशियल स्टांस ये है कि ये तैयारा मौसम की ख़राबी की वजह से हादसे का शिकार हुआ है। वरना आपको पता है नॉर्मल हालात में जब दुश्मनियाँ इतनी ज़्यादा हों, पूरा वेस्ट जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ हो, इजराइल जो है उसने जंग शुरू की भी हो, उस वक्त तो कोई भी ब्लेम लगाना जो है वो बड़ा आसान होता है। ब्लेम गेम लेकिन ये ब्लेम गेम में ना पड़ना ईरान की क़यादत की। और एक बात और जो मेरे ख्याल से जाते जाते मैं कह दूँ वो ये कि आपको याद होगा कि ईरान की तरफ से कुछ दहशतगर्द ग्रुपों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और लागतें हुई थी। उसके जवाब में फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो रिएक्ट करे। तो हमने भी उनकी तमाम जो पनाहगाहें थी उनको तबाह किया एरियल ऑपरेशन के ज़रिए। लेकिन जो कमाल बात है कि इतने खौफनाक वाक़यात के बावजूद भी पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताल्लुकात को कोई ज़ोफ नहीं पहुंचा। इसका क्रेडिट भी आप दोनों अपनी क़यादत को तो दे सकते हैं, लेकिन उधर की लीडरशिप को और उसका क्रेडिट सारा जो है वो इब्राहिम रईसी साहब को जाता है। अब लेट्स सी आगे ईरान के सदर कौन होंगे, ये तो अब जब नए इलेक्शंस होंगे तो पता चल ही जाएगा। वहाँ की एक और खूबसूरत बात यह है कि जितना भी बड़ा क्राइसिस क्यों ना हो, ईरानी जो कौम है,
ख़ास तौर से, और हुकूमत जो है वो उसको हल कर लेते हैं। मैं एक मिसाल दूंगा आपको, ईरान के इनकलाब के फ़ौरन बाद आपको याद होगा एक धमाके में पार्लियामेंट के 70 के करीब जो एमपीज़ थे उनकी शहादत हुई थी, लेकिन उसके सोग में डूब जाने की बजाय उन्होंने 50 दिन जो मुद्दत होती है, शायद 50 दिन थी या 90 दिन थी, उसके अंदर अंदर इलेक्शन करा के और दोबारा पार्लियामेंट को बहाल कर दिया था, जबकि ईरान की जंग चल रही थी, गल्फ वॉर जिसको कहते हैं इराक के साथ। सो ड्यूरिंग द वॉर भी उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन करा दिए थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है। यही तो खूबसूरती है फिर ये डेमोक्रेसी की, यही तो खूबसूरती है कि चलना है और आगे भी 50 डेज के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे विद नए विजन के साथ, नए लीडर आएंगे ईरानी कौम के साथ। लेकिन इब्राहिम रईसी के जाने का अफसोस तो रहेगा। पंजाब असम्बली में जो हक़ इज़्ज़त बिल 2024 पेश किया गया है उस पर बात करते हैं। तो बुखारी साहब, सबसे पहले तो इसका इतलाक़ तो तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर होगा, बट अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका कॉन्टेक्स्ट है क्या और क्यों तमाम सहाफ़ती तंजीमें इसके एट वंस अगेंस्ट हैं, कोई भी इसके हक़ में नहीं है, इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा क्या है? देखो, एक जनरल परसेप्शन ये है कि जब कोई भी हुकूमत, चाहे वो सूबाई है चाहे वो वफाकी है, वो प्रेस का मुंह बंद करना चाहे कि प्रेस को ऊपर कदगन लगाना चाहे, तो इसका मतलब ये है कि वो बेसिकली एक कमज़ोर हुकूमत है। राइट। ये मैंने परसेप्शन की बात की है और ये पूरी दुनिया में ये परसेप्शन ऐसा ही है। राइट। एक बात। दूसरी बात ये कि हम जब स्टूडेंट्स थे तो हमने पढ़ा था, मुझे अच्छी तरह से याद है, और फिर यही स्लोगन जो है वो एक बहुत बड़ा अंग्रेज़ी का अखबार था, इस्लामाबाद से निकलता था, उसका जो एडिटोरियल पेज था उसके ऊपर लिखा हुआ था, प्रेस एंड द नेशन राइज एंड फॉल टुगेदर। राइट, प्रेस एंड द नेशन। दूसरी बात यह है कि रोसो की थ्योरी थी कि स्टेट जो है वो 3 पिलर्स पर होती है, लेकिन बाद में इसको इम्प्रोवाइज किया गया और पता चला कि एक चौथी स्टेट भी है, विच इज़ मीडिया। सो मीडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ ए स्टेट। राइट। सो जिस हुकूमत में क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की हिम्मत ना हो, टॉलरेंस लेवल ना हो, ये निशानी है एक इंतहाई कमज़ोर और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत की। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि हमने देखा माजी में भी ये बहुत कोशिशें हुई हैं, ख़ास तौर से मैं उस स्ट्रगल का जिक्र करना चाहता हूँ जो सहाफ़ियों ने की, सहाफ़ती तंजीमों ने की, और 3 डिक्टेटर्स की तरफ से बनाए गए कानून जो हैं उनको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका। सबसे बदतरीन मिसाल जो है वो अयूब खान का प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस ऑफ 1962 था, जिसके ज़रिए पहली दफ़ा जर्नलिस्टों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई का जवाज़ पैदा किया गया। तो उसके ऊपर भी एक लंबी तहरीक चली और बिल आखिर उस मनहूस कानून से हमारी जान छूटी। फेयर इनफ। उसके बाद हमने देखा कि एक और डिक्टेटर आया, अब ये मैं मिलिट्री डिक्टेटर्स का जिक्र कर रहा हूँ, उसका नाम था ज़ियाउल हक। हाँ। उसने तो सारी हदूद पार कर दी और जर्नलिस्टों को सरेआम कोड़े तक लगवा दिया। जी। पूरी दुनिया की किसी बनाना रिपब्लिक में भी ये नहीं होता। लेकिन बिल आखिर देखा हमने कि वो साहब भी रुखसत हुए यहाँ से, और साथ ही उनके वो सारे काले कवानीन भी गए जिनके वो मूजिद थे। उसके बाद वाकई की कसर पूरी करने की कोशिश की जनरल मुशर्रफ साहब ने। राइट। लेकिन जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट भी जिस तरीके से सहाफ़ती तंजीमों ने, जर्नलिस्टों ने खड़े होकर रजिस्ट किया, उसके बाद जो सिविल हुकूमतें हैं उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। या अगर आप मुझे इजाज़त दें तो अभी हाल ही में जो पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने पेका कानून जो है जिस सूरत में वो लेके आए थे, वो भी मेरे ख्याल है बदनामे ज़माना कानून होता अगर बन जाता था। लेकिन उसको भी पास नहीं होने दिया ना, ये बिल तो पेश कर दिया गया। मैंने वही कहा, मैं देखें ना, पेश करना और बात है, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ ही। तो उस हवाले से भी मैंने आपने देखा कि जितनी भी स्ट्रगल थी जर्नलिस्टों की, वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंची और ये सारे काले कवानीन ख़त्म हुए। अब आ रही है जनाब पंजाब गवर्नमेंट। पहली बात तो ये है कि ये मुल्क एक वफाकी मुल्क है, 4 इसकी इकाइयाँ हैं, एक मरकज़ी हुकूमत है जहाँ कानून साजी होती है, लेजिस्लेशन होती है। हाँ जी। मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए, ये नहीं हो सकता कि सेंटर में, फेडरेशन में कोई और कानून हो, सूबे अपनी अपनी मर्जी से अपने कवानीन बना के बैठ जाएं। यानी आपने किसी को थप्पड़ मारना है, आप सिंध में थप्पड़ मार के आके जो है वो केपीके में छुप जाएं, केपीके में इसी तरह की कोई हरकत करके आके आप पंजाब में छुप जाएं। कैसे होता है? ये नहीं हो सकता कि एक इशू के ऊपर मुख्तलिफ कवानीन अपनी अपनी मर्जी से बना लिए जाए। ये कोशिश महंगी पड़ेगी पंजाब हुकूमत को, मैं आपको ये एडवांस बताना चाहता हूँ। अब उन्होंने जो बिल पेश किया है उसका नाम है जी हक़ इज़्ज़त कानून 2024। ये उन्होंने पेश कर दिया। आज आपने देखा किस
कितना शदीद इसके ऊपर रद्द अमल था। अब थोड़ा सा इस बिल को थोड़ा सा हम खंगाल लें मेरे ख्याल से, जो बहुत ज़रूरी, ताकि हमारे फेलो जर्नलिस्टों को भी और पूरी कौम को भी पता चले कि ये करना क्या चाहते हैं। एक तो मैं एट द आउटसेट ये कह दूं कि कोई भी कानून जिसका ताल्लुक आज़ादी इज़हार राय से हो या मीडिया से हो, वो मीडिया के नुमाइंदों और उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मशावरत के बगैर ना बनना चाहिए, ना बन सकता है, ना बनने दिया जाएगा। ये मैं तीसरी डिग्री भी इसकी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हद के इज़्ज़त का जो कानून है इसकी डेफिनेशन मुबहम है, यानी इबहाम है उसमें। उसकी डेफिनेशन जो है वो ब्रॉड है, उसको स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। यानी आपको पता होना चाहिए कि हद के इज़्ज़त है क्या, क्योंकि हमारे यहाँ जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है ख़ास तौर से अदालतों में, वो बड़ी अजीबो गरीब है। यानी फैसल वार्डा ने कुछ कह दिया है तो उसको समन कर लो, बुला लो तो अदालत में। तो रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो स्पोक्समैन है PTI के, वो जो मर्जी जजों को कहें, कौम को कहें, सियासतदानों को कहें, जो मुंह में आए कहें, कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो इस तरह के यानी मुतसाद सूरत हाल है, इसने सूरत हाल को और गंभीर बना दिया है। आगे चलते हैं जनाब। दूसरी बात यह है कि इसकी डेफिनेशन जो है उसके वाजे हो जाने से जो अनोमली है, जो तसाद है, वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब किसी को भी किसी की किसी बात से इख्तलाफ हुआ, एब्सोल्युटली, और आपने उसको ठोका। हाँ एग्जैक्टली। ये इख्तियार मेरा नहीं ख्याल के जर्नलिस्ट और जर्नलिस्टों की जो तंजीमें हैं वो अफोर्ड कर सकती हैं कि अलाउ किया जाए। इसके खिलाफ बहुत ज़ोरदार तहरीक चलेगी और पंजाब हुकूमत को बिलाखिर शर्मिंदा होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए तो पेमरा ऑलरेडी है। नहीं, तमाम कवानीन है भाई, कौन कहता नहीं है, डेफामेशन लॉज मौजूद है एग्जैक्टली। आप अपनी मर्जी के बनाने जा रहे हैं इसलिए कि आपको कोई पूछे ना, आपको कुछ कहे ना कोई। ये सिर्फ पंजाब तक है। अच्छा जी, आगे देखिए जनाब। एक तो जो ट्रिब्यूनल्स बनाने की बात है ना, इससे आने वाले दिनों में एक खौफनाक सूरत हाल जन्म लेगी, क्योंकि इसके ज़रिए आप फाइन्स भी कर रहे हैं, सज़ाएं भी दे रहे हैं और दोनों भी लागू कर रहे हैं, और इस पर तुर्रा ये कि आपको अदालती खर्चा भी देना पड़ेगा जो 3 करोड़ रुपए तक हो सकता है। ज़रा आप अंदाज़ा कर रहे हैं ये अंधी जो मचा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि इनकी जो प्रोसीडिंग्स होगी ट्रिब्यूनल्स की, वो रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा जी, ये भी है कि आप जो मर्जी करें। वो ये सूरत हाल मुझे बताएं कैसे काबिल कबूल हो सकती है। इस तरह के कदगन न पहले हमने कबूल किए हैं मीडिया ने और जर्नलिस्टों ने, ना ही मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में होने चाहिए। और जो फाइन है वो 30 लाख तक है। देखिए जी, मैंने अर्ज़ किया आपसे कि आप क्या कह रहे हैं कि जी देखिए गलत इल्ज़ाम लगाना जो है वो गलत बात है, इसकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो सूरत हाल इस बिल के तहत पैदा हो रही है वो ये कि अगर आपने इल्ज़ाम सही लगाया है, लेकिन तो तब भी आपके गिरबान को हाथ आएगा। यस। यानी अगर आप सच, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक MPA की या किसी वजीर की गाड़ी से का एक खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है जी, आप रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूछेंगे आपसे कि जी अभी साबित तो नहीं हुआ ना, अभी तो वो पर्चा दर्ज हुआ है ना जनाब। ये तो कोई बात नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है, रियलिटी है, उसमें एक ज़ख्मी हुआ है, अस्पताल में पड़ा हुआ है। तो ये जो इस तरह का गडमट करके ये ज़बानबंदी करना चाह रहे हैं जर्नलिस्टों की, ये मेरे ख्याल से इनके अपने हक में भी नहीं है। दूसरी बात ये है, मतलब IMF पे हम जो इनकी पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, आप करना नहीं, हम बोल नहीं सकते ना, आप छोड़ दें, आप खामोश हो जाए। ये तो जिसको कह रहे हमें गूंगा बनाने की एक साजिश है। अब आप आगे देखिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ये मॉडर्न दौर की एक ऐसी सिंफ है जहां आप चीज़ों की डेप्थ में जाके हकायक जो है वो सामने लाना चाहते हैं। आप बताइए कैसे जर्नलिस्ट से पीछे हट जाएंगे? वो तो इस कानून के तहत तो अगर आप जाएं तो आप किसी चीज़ को टच ही नहीं कर सकते, लीव अलोन इन्वेस्टिगेटिंग के ये मामला क्या है। और दूसरी बात जो है, देखिए मीडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ राय आ जाती है, आरा का इस्तेमाल किया जाता है। फलां सेड दिस, फलां एडिड दिस, मेरी राय के मुताबिक या आपकी राय के मुताबिक, मतलब हर किसी का परसेप्शन तो अपना है ना। तो अगर आरा का इस्तेमाल भी जर्नलिस्ट नहीं कर सकते तो फिर ये वही हरकत है ना कि हमारे मुंह जो है वो सी दिए जाएं। ये अब ये सूरत हाल जो है किसी तरीके से भी जर्नलिस्टों के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब आ जाइए जनाब, ये जो कोशिश है, ये जो कानून है, ये मुझे लगता है सिलेक्टिव जस्टिस जो है
उसका निज़ाम नाफिज करने जा रहे हैं ये। हर हुकूमत जो आएगी जो उसके फेवर में बोलेंगे सहाफ़ी वो बिल्कुल ठीक। मैंने कहा ना आपसे, मैंने आपको मिसाल दी ना फैसल वोडा वाली और रऊफ हसन वाली, वो आप इसको ज़रा खोल के अपने दिमाग में देखें ज़रा, आप तो आपको समझ आ जाएगी कि ये करने क्या जा रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि जनाब ये जो स्पीडी ट्रायल की भी एक बात की है उन्होंने कि जनाब ट्रिब्यूनल में मामला गया तो फटाफट 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 फैसला करो जी। Exactly. ये सारे वो हथकंडे हैं जो अगर किसी फौजी डिक्टेटर की तरफ से अपनाए जाएं तो आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि दे आर अगेंस्ट द पीपल, दे आर अगेंस्ट द नॉर्म, दे आर अगेंस्ट द मीडिया। लेकिन यार ये इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर ये सब कुछ करेगी तो क्या होगा? तो इनको फिर हम सवाए इनकी अकल का मातम करने के। और पेका एक्ट पे ये कैसे साथ खड़े थे ना, और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से ये हमारा हक है कि हम पूछें कि भाई पंजाब हुकूमत वालों आपके एडवाइज़र कौन है? मरवा देंगे ये आपको जो आपके एडवाइज़र हैं। और क्या पंजाब हुकूमत फेडरल से अलग है? अगर तो फेडरल से अलग तो हमने है तो पहले कह दिया कि ये हो नहीं सकता कि किसी मुल्क में वफाकी निज़ाम हुकूमत हो और वहाँ सूबे अपने अपनी मर्जी के कानून बना के बैठ जाएं। हम इस कोशिश की मजम्मत करते हैं, हम मशवरा दे रहे हैं मुफ्त में इस पंजाब हुकूमत को कि आपके पास इतने मसाइल और हैं, अभी तो आपकी उनसे जान नहीं छूटी है, अभी तो आपने अपनी रेट एस्टेब्लिश करनी है। खुदा के वास्ते ये जर्नलिस्टों से मत्था ना लेंगे, आपको मत्था ना लगाएं, ये आपको महंगा पड़ेगा। गलत गाइड कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट को। एनीवेज आगे चलकर एक और इस पर भी अगर तो यही सब कुछ रहा तो सोलर पर भी हम तनकीद नहीं कर सकते। सोलर सिस्टम लगवाने वालों के लिए आगे क्या कुछ हुकूमतें तब्दीलियाँ कर दी हैं। जो भी लोग अपने घरों पर या अपनी फैक्ट्रीज में सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुकूमत ने अब नया मंसूबा तैयार किया है। पहले था सिर्फ नेट मीटरिंग, उसको ख़त्म करके अब ग्रॉस मीटरिंग का सिलसिला जो है वो ये मंसूबा तैयार किया है कि इस तरीके से किया जाएगा। वक़ार साहब पहले तो इन दोनों में हमें डिफरेंस समझा दें, क्योंकि आप खुद भी सोलर के पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि ये मंसूबा नहीं है, साजिश है। साजिश है, ये अवाम के खिलाफ बिल्कुल एक खुली साजिश है। राइट। और इसका क्या नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा ये तो इस पर बाद में करते हैं। पहले हम ये कोशिश करेंगे अपने सार्फिन को, अपने नाज़रीन को ये समझाएं कि ये इशू है क्या। एग्जैक्टली। इस वक्त ये जो है ये ग्रीन मीटर जो लगना कहते हैं, जिसको आप नेट मीटरिंग कहते हैं, इसके तहत ये है कि आप जो बिजली खर्च कर रहे हैं और जो आप बचा रहे हैं उसके बीच इक्वेशन है। यानी जब आप लेंगे वापस से तो आपको यूनिट के बदले यूनिट मिलेंगे। राइट। लेकिन ये जो साजिश तैयार की जा रही है, जो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी साजिश है, इसकी हम तफसील में भी जाते हैं, वो ये है कि जो आप खर्च कर रहे हैं वो तो आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो इजाफी बिजली आप वापस लेंगे वापस से वो आपको उसके ऑफिशियल रेट्स पर मिलेगी। बर्बादी हो गई ना। मतलब मुझे बताएं कि पूरी कौम को आपने उकसा के सोलर पैनल्स प्रोजेक्ट कर के प्रमोट कर के मजबूर किया कि वो सोलर पैनल लगवाएं। उनकी ज़िंदगी को थोड़ी सी अजीज़ हो गई थी तो आपके पेट में फिर दर्द हो गया है। मुझे तो ये लगता है कि ये रजीम ऐसे है कोई कहीं बाहर से आई हुई है, इसका इस कौम से, इस सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी रिलीफ तो पहले देने की ना ये पोजीशन में है ना इनके बस में है, क्योंकि इनके अपने अल्ले तल्लों की वजह से कोई चीज़ सस्ती हो ही नहीं रही है। राइट। महंगाई जो है आसमान से बातें कर रही है। जहां जेन्युइनली कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ आवाम को मिलने के इम्कानात पैदा हुए थे, बैठ के अब बाकायदा साजिश तैयार की जा रही है, मंसूबे बन रहे हैं कि किसी तरह से आवाम को इससे डिप्राइव किया जाए। राइट। देखिए ये फैसला ठीक होगा या इस फैसले से कोई फ़ायदा हुकूमत को शायद हो जाए, लेकिन जो बदनज़मी, जो रिएक्शन अवाम की तरफ से आना है उसके लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए। हाल ये है कि जो मुतल्लिका वज़ीर साहब हैं उनसे किसी ने पूछा कि भाई साहब ये सब क्या है, उसने कहा ये अभी तो कोई तजवीज़ बन रही है, शायद अभी तो कुछ, शायद ये जो है वो जो कॉमन इंटरेस्ट काउंसिल जो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, उसमें इसको पेश किया जाएगा, फिर देखेंगे मंजूर। यानी वज़ीर साहब ये तासुर दे रहे थे कि उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। पता ही नहीं क्या कुछ है, तो फिर ये पॉलिसीज कौन बना रहा है? उनकी वजारत में ही आ रहा है ना। और दूसरा, इससे पहले भी ये खबर हमने शेयर की थी कि हुकूमत ये भी सोच रही है कि सोलर सिस्टम पर टैक्स लगा दिया जाएगा, और उसके बाद कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए एक ये कहा गया कि जो 10 kVA तक के जो सोलर सिस्टम है वहाँ तक तो छूट है, लेकिन इससे ज़्यादा जिन्होंने लगवाए हुए हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 20 हैं, और बड़े बड़े जो कोठियों वाले हैं, जो बड़े पेटों वाले हैं, उन्होंने तो पता नहीं 100 और 150 के लगाए हुए हैं। उनके ऊपर जो है 2000 रुपये पर kVA यानी आपको देना एडिशनल पैसे देने पड़ेंगे।
लेकिन ये जो साजिश जिसकी तरफ हम बात कर रहे हैं अबर, हाँ ये तो बहुत ही खौफनाक साजिश है। ये तो मतलब है अवाम का पेट काटने, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं इस पर कैसे रिएक्ट करूं। कि इस वक्त लगता है हुकूमत की सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि खून जितना निचोड़ा जा सकता है अवाम का, जिस जिस मद में निचोड़ा जा सकता है, वो जो है उसके ऊपर हाथ साफ किया जाए, और कतन एक रत्ती भर हमदर्दी उनके दिलों में आम आदमी के लिए पावर सेक्टर को पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे, इस वजह से तो ये फैसला कर रहे देखिए, हैं। अब ये हमारा कसूर नहीं है। अगर वो बिजली की चोरी नहीं रोक सकते हैं, राइट, अगर वो बड़े बड़े घुर्गे जो हैं जिस तरीके से वो पैसे दे के ज़्यादा बिजली लेके कम पैसे दे रहे हैं, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ से बिजली के बिल बिल्कुल पे ही नहीं होते हैं, चाहे वो KPK में है, चाहे वो कुंडा कल्चर कराची में है, या जहाँ भी है, जहाँ पर भी है। आप देखिए पंजाब के अंदर अभी भी 92% पेमेंट है बिजली के बिलों की। हाँ जी, जो 60% है, जो 60% है सिंध में, और जो 32% है KPK में। राइट, आप मुझे ये बताइए, ये जो लाइन लॉसेस हैं, ये जो बिजली की कौन चोरी करेगा? है, इसको रोकने की बजाय वो आम आदमी की जेबों के ऊपर डाका डालने की साजिश कर रहे हैं, जिसकी मेरा नहीं ख्याल कि इजाजत होनी चाहिए। बुखारी साहब, सूरज की रोशनी से ये बिजली पैदा कर रहे हैं। हुकूमत ने अपने पैसों से, अवाम ने अपने पैसों से प्लेट्स लगवाई, पूरा पैनल सिस्टम लगवाया, सब कुछ करने के बाद जो इजाफी बिजली है, जो वेस्ट होनी है, वो उल्टा इनको दे रहे हैं कि वेस्ट होने की बजाय आप जरूरत पूरी करें अपनी। अनटिल वेरी रिसेंटली बड़े खुशी के इजहार ये किए जा रहे थे कि नेशनल ग्रिड में अब बिजली बच रही है, हाँ जी, पूरी इंडस्ट्री चलाई जा रही है, इंडस्ट्रीज नहीं फिर भी लगाएं। सरप्लस है, फिर भी सरप्लस है। अब ये उसको एक तरफ फेंक दिया इन्होंने, और नई तरफ से आवाम की जेबें काटने की मनसूबाबंदी ये कर रहे हैं। देखिए, नेट मीटरिंग की जब इस्तलाह आई थी, हाँ जी, तो लोगों को पहले तो वही नहीं समझ आ रही थी ये क्या है। हाँ, मुश्किल से वो जाके समझ आई है, तो अब ग्रॉस मीटरिंग एक नई ठोक दी है। राइट, अब जो है, जहां जहां सोलर सिस्टम लगे हुए हैं वहां 2 मीटर लगेंगे। यस, 1 मीटर पे वो बिजली जो आप दे रहे हैं वो जा रही है वापडा को, और एक वापस आ। दूसरी से आप वापस उनसे तो ले फिर रहे लोग वो ये मीटरिंग नहीं लगवाएंगे ना, सिंपल, जब तक सूरज की रोशनी है तब तक देखिए, ये एनर्जी फिनोमेना पैदा करे। पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में सोलर सिस्टम के ऊपर जाया जा रहा है। राइट, इसलिए कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं बिजली पैदा करने के, हाँ वो जी, चाहे ग्लेशियर्स के ज़्यादा पिघल जाने की वजह से पानी की कमी के हों, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो, तो दुनिया सोलर सिस्टम पे जा रही है। आप अगर चाइना जाएं, मैं कई दफ़ा गया हूँ, तो आप जो ही एंटर होते हैं चाइना के अर्बन पॉपुलेशन या जहाँ आबादियाँ हैं, काली से छतें हैं उनकी, कोई छत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सोलर सिस्टम ना हुआ है। लगा। एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ की हुकूमतें जो हैं वो फैसिलिटेट करती हैं अवाम को कि वो इस ऑप्शन को अपनाएं। हमारी हुकूमत हमारे भी तो- यहाँ तो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम ये शहर में सारे- पहने हुए हैं दस्ताने। अभी IMF किफ़ायत शारी मुहिम में वो ये बता रहे हैं कि आप सबसे पहले तो, ये अच्छी बात है, सरकारी गाड़ियां ख़त्म करें, लेकिन जो 1 से 16 ग्रेड की असामियां हैं जो खाली हैं उनको ख़त्म करें। देखिए, वो फिर वही आवाम के ऊपर, ये इस हरकत की भी जद Jobless हो। आवाम पे पड़ेगी। ये 1 से 16 ग्रेड के जॉब्स जो हैं, ये आम पब्लिक के लिए हैं। हाँ, इसमें PNs हैं, इसमें गार्ड्स हैं, इसमें चपरासी हैं, इसमें ड्राइवर हैं, इसमें क्लर्क्स हैं, उस सारों के लिए ठप्पा लगा दिया, बंद कर दी उनके लिए। मुझे ये बताइए कि जो लोग अब पढ़ के नौकरी करने की यानी उम्र में आएंगे, हाँ जी, वो कहाँ जाएंगे? हर एक ने तो CSS करके 17वें ग्रेड की नौकरी नहीं लेनी ना। एग्जैक्टली, तो ये अपने अल्ले तलल्ले ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। IMF की कंडीशनैलिटीज़ को मान के वो सबसे पहला मुतालबा IMF का ये होता है कि खुदा के वास्ते अपना नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कम करें। राइट, अब ऐलानात तो किए जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। आखिरकार इन्होंने अवाम की जेब पे डाका डाल के अपने हर वो जो यानी जिसको कहते हैं जो फंड्स इकट्ठे करने की जो साजिश है, हाँ, उसको इम्प्लीमेंट करना है। IMF ने जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी इनको कही हैं, बिल्कुल ठीक है, नई गाड़ियाँ जो हैं झंडे लगा के जो आप लहराते फिर रहे हैं, वो मुझे याद आ रहे हैं जुनेजो साहब, उन्होंने तमाम ब्यूरोक्रेसी को राइट फ्रॉम ग्रेड 17 अप टू ग्रेड 22 कहा था कि FX इस्तेमाल करें। सुजुकी गाड़ी बड़ी छोटी होती थी, 4 सीटर, आपको याद है ना, वो करे, जो उसके बाद में अलावा। मेहरान बन गई, बिठा दिया था उसने एक दफ़ा, फेयर इनफ, ठीक है। बिल्कुल लेकिन ठीक है। ये कि वो ज़ाहिर है ब्यूरोक्रेसी अपनी साजिशें करके इस किस्म की सारी जो फैसले हैं उनको अंडू कर देती हैं। हाँ, तो अभी भी ये सरकारी गाड़ियां अंडू कर देंगे, सिर्फ आ जाके अवाम ने पिसना है इसमें कि सरकारी नौकरियां जो मिलेंगी उसको ख़त्म कर दें। देखिए, ये इस किस्म के फैसले इम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसा खूबसूरत यानी
वो जिसको कहते हैं ना शुगर कोटेड गोलियां कौम को खिलाते हैं, जिसके नतीजे में एक आम आदमी का नुकसान होता है। My God. ये इनके जो बड़े पेट वाले हैं, ये जो बड़े गाड़ियों वाले हैं, जो बड़े घरों वाले हैं, उनको ना फ़र्क पड़ता है और ना उनकी तरफ कोई हाथ अभी ये भी है कि तरक्याती मंसूबे जो प्रोविंशियल लेवल पर होंगे उस पर फेडरल इन्वेस्ट नहीं करेगा, ये भी है। तो ये जो शहबाज शरीफ हर जगह जाकर ऐलान करते हैं कि सिंध के लिए इतना देखिए, वो बजट, एक ये अलग सर्विस लड़ाई है देंगे। जिसकी बाज़गश्त हम KPK की असम्बली में हाँ। अली अमीन गंडापुर जो है वो फरमा रहे हैं। तो ये फसाद भी अभी बढ़ेगा, अब आने वाले दिनों में ये भी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन ऑल सेड एंड डन हम फिर बड़े वसूख से, बड़ी यानी कन्विक्शन के साथ हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदा के लिए जो अवाम की बहबूद के मंसूबे हैं या अवाम के लिए थोड़ी सी रिलीफ का बाइस है, हाँ। उनकी तरफ अपनी ये लालची नज़रें ना करें और तरीके से पैसे बचाने की कोशिश करें, और अवाम को जितना रिलीफ दे सकते हैं और तरीके से कैसे पैसे बचाएं, पैसे तो अवाम से निकल रहे हैं, कौन सा उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स खाली कर देने हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए। खैर एनीवेज नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।